नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की तरफ एक और कदम। सरकारी ऑयल कंपनियों ने 2026 के लिए अमेरिका से एलपीजी इंपोर्ट का किया करार। सालाना इंपोर्ट का करीब 10% हिस्सा यूएस से आएगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर चर्चा अंतिम दौर में। आने वाले दिनों में ट्रेड डील पर प्रोग्रेस की उम्मीद। वाणिज्य सचिव का बयान। कहा, अमेरिका के साथ लगातार बातचीत चल रही है। गोल्ड सिल्वर के इंपोर्ट ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़कर $41.68 बिलियन। अक्टूबर में गोल्ड इंपोर्ट्स में 199% का उछाल। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। पंजाब और हरियाणा को वायु कमीशन के आदेश पूरी तरह से लागू करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदूषण को लेकर की उत्तर परिषद की बैठक। टोल प्लाजा को कैशलेस करने की तैयारी। पूरी तरह से हटेंगे कैश पेमेंट सिस्टम। चुनिंदा टोल प्लाजा पर कैश फ्री पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है शुरू। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश। निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स नए शिखर पर बंद। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। 19 नवंबर को होगी जेडीयू विधायक दल की बैठक। 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा। बांग्लादेश की अदालत ने तख्ता पलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी माना। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी फांसी की सजा सुनाई। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक और कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक एलपीजी डील की है। इससे भारत को एलपीजी सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि भारतीय पीएसयू तेल कंपनियों ने पहली बार अमेरिका के साथ एलपीजी इंपोर्ट करने के लिए 1 साल का समझौता किया है। अमेरिका से लगभग 22 लाख टन एलपीजी इंपोर्ट किया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने इस डील को देश के एलपीजी मार्केट के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया है। अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील पर चर्चा अब अंतिम दौर में है। सरकार का फोकस सबसे पहले 50% के रेसिप्रोकल टैरिफ के आपसी समाधान पर है। ट्रेड डील के पहले चरण में हो सकता है ऐलान हो। और यूएस ने 254 एग्री एक्सपोर्ट पर से रेसिप्रोकल टैरिफ हटा भी लिया है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो एलएनजी की डील हुई है अमेरिका के साथ, सालाना जो टोटल इंपोर्ट है उसका 10% अमेरिका से खरीदने को लेकर, तो जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ चल रही है बायलैटरल ट्रेड, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन कॉमर्स मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस इंपोर्ट जो डील हुई है एलएनजी की, उसकी वजह से जो ट्रेड डील है उसको बैलेंस करने में काफी मदद मिलेगी। तो एक बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें बात आगे बढ़ी है, जो वाणिज्य मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया है कि हम डील के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल क्लोज चुके हैं। चूंकि बातचीत अंतिम दौर में चल रही है, लिहाजा इसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन हमारा सबसे पहला फोकस जो होगा, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके हटाने पर। हो सकता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने का ऐलान पहले हो जाए, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। 254 आइटम, जो कि जिसमें से 229 एग्री आइटम है, उस पर से जो 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा था उसको हटाने का फैसला 13 नवंबर से लागू भी हो चुका है। तो एक बड़ी उपलब्धि है एक तरह से कहें। और जो दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड डील चल रही है उसको लेकर ये एक जल्द ही ऐलान इसको देखने को मिल सकता है। गोल्ड और सिल्वर के जबरदस्त इंपोर्ट की वजह से व्यापार घाटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई है। अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़कर $41.68 बिलियन हो गया है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी बता रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए जो फेस्टिव सीजन में गोल्ड और सिल्वर का इतना जबरदस्त इंपोर्ट हुआ है कि उसकी वजह से जो व्यापार घाटा है करीब 41 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात करूं कि जो अक्टूबर महीने का सिर्फ डेटा आया है, गोल्ड इंपोर्ट में करीब 200% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सिल्वर की बात करें तो पूरे अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो 138% का उछाल है। हालांकि जो सिल्वर में उछाल आया है उसके पीछे कोई इंडस्ट्रियल वजह है, क्योंकि सिल्वर का इस्तेमाल इंडस्ट्री काफी बड़े पैमाने पर करती है, लिहाजा इसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिलाकर देखें तो बहुत ज्यादा व्यापार घाटा में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओवरऑल जो ट्रेड डेटा अक्टूबर का आया है वो 11.8% में बढ़ोतरी हुई है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में, और जो इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है वो है 16.16%। लेकिन व्यापार घाटा जो बढ़ा है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो कह सकते हैं गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट का है। इनकम टैक्स के सभी लंबित रिफंड अगले महीने तक जारी हो जाएंगे। सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल के मुताबिक छोटे रिफंड पहले ही जारी हो चुके हैं, जबकि कुछ बड़े रिफंड में गलत दावे पाए जाने की वजह से नोटिस और स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। साथ ही नया इनकम टैक्स बिल अगले साल अप्रैल से लागू करने की तैयारी चल रही है और इसके फॉर्म और रूल्स इस साल के अंत तक या जनवरी 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। रवि अग्रवाल से खास बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। रिफंड्स जो छोटे रिफंड्स थे, कम वैल्यू के रिफंड्स थे, उसको हमने रिलीज़ किया है। जो हाई वैल्यू रिफंड्स थे, हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो उसमें कुछ पाया कि कुछ रिफंड्स गलत क्लेम किए गए थे जी। और उनके लिए हम लोगों ने टैक्स पेयर्स को ईमेल भी लिखे हैं कि वो एक बार अगर ठीक करना चाहें तो उसको ठीक करें। सो एनालिसिस उसकी कर रहे हैं हम लोग, और जैसे जैसे रिफंड्स को ग्रीन चैनल पे हम लोग लेके जा रहे हैं और रिलीज़ करना है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड आई होप कि बाय दिस मंथ एंड या दिसंबर तक इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने अगस्त में पास किया, और उसके बाद जब वो फाइनल हो गया तो अब उसके रूल्स और उसके फॉर्म्स डिज़ाइन कर रहे हैं जी। डिज़ाइन जो फॉर्म्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि हमारे करदाताओं को उसमें सुविधा हो, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में हम लोग सरल फॉर्म्स लेकर आएँ, और उसमें जो डेटा कैप्चर करें, जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें। कितने ई फॉर्म्स को हमको ई फाइल करना है, ई फॉर्म्स करने हैं, वो सब देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर सख्ती दिखाई है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को वायु कमीशन के आदेश पूरी तरह से लागू करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। इस खबर पर डिटेल जानकारी दे रहे हैं आसिम मनचंदा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा हुआ और अभी फिलहाल इसमें कोई भी राहत मिलने का अनुमान नहीं है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले दिल्ली सरकार से कहा कि आप जो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके कितनी एफिशिएंसी है उसको लेकर के आप एक एफिडेविट दायर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर हमें लगता है कि दिल्ली एनसीआर में स्थायी तौर पर ग्रैब को लागू नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर कि इससे लोगों की जीविका के ऊपर भी असर पड़ेगा। हमको पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन को भी बनाए रखना होगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर के भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पंजाब है, हरियाणा है, वो जो क्वालिटी फॉर एयर कमीशन मैनेजमेंट है उसके दिए हुए निर्देशों को लागू करें। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लेकर के एक लॉन्ग टर्म उपायों के ऊपर भी काम करने की हमको जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 19 नवंबर को करेगा। और इस बीच जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी प्रदूषण को लेकर के जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है उसकी बैठक ली। इस बैठक के अंदर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके अंदर शामिल रहे। उनको निर्देश दिए गए कि पोल्यूशन को रोकने की दिशा के अंदर आप काम कीजिए, कड़े कदम उठाइए। जो आसपास की इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन आ रहा है उसको रोकने की दिशा में काम कीजिए। इतना ही नहीं, जो पराली जलाने को लेकर के जो कदम उठाने की तैयारी है उनको उठाया जाए ताकि प्रदूषण के ऊपर रोक लग सके। और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको टोल प्लाजा पर कैश काउंटर बिल्कुल न दिखे। टोल पर कैश पेमेंट पहले से ही डिजिटल और फास्टैग के मुकाबले महंगा है और अब सरकार इसे पूरी तरह से हटाने की तैयारी कर रही है। डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह।
जी, टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट अब सिर्फ 2 से 3% बचा हुआ है। अधिकतर लोग अब या तो फास्टैग से पेमेंट करते हैं या यूपीआई से, लेकिन इस 2-3% लोगों के लिए जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। कई बार लोग गलत लेन में आ जाते हैं, कई बार इसकी वजह से काफी देरी होती है और अब सरकार का मानना है कि जो कैश की व्यवस्था है टोल प्लाजा पर उसे पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। पिछले कुछ समय में जो कुछ कदम उठाए गए, मसलन की जो यूपीआई है, यूपीआई पेमेंट पहले फास्टैग के मुकाबले लगभग 100% ज्यादा था, जिसे कम करके 25% किया गया। इस वक्त जो कैश पेमेंट है वो अभी भी फास्टैग के मुकाबले लगभग दोगुना है और साथ ही एनुअल पास की व्यवस्था शुरू की गई, जिसको कम से कम 25-30 लाख लोग अभी इस्तेमाल कर चुके हैं। जो सूत्र में बता रहे हैं कि ये सारी चीजें प्रिकर्सर था, तैयारियां थी एक कंप्लीटली कैशलेस सिस्टम की टोल प्लाजा पर, और आने वाले कुछ समय में हम कुछ चुनिंदा टोल प्लाजा पर पूरी तरह से कैशलेस सिस्टम देख सकेंगे, जहां पे कैश काउंटर्स पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। इसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी टेस्टिंग हो रही है और अगर जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके रिजल्ट सही आते हैं तो सरकार पूरी तरह से कैशलेस टोल पेमेंट को लेकर गाइडलाइन ला सकती है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं, साथ ही निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स ने नए शिखर पर क्लोजिंग ली है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। पीएसयू बैंक, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली है। आज मुंबई में गैस पाइपलाइन को हुए नुकसान के कारण सीएनजी की सप्लाई लगभग ठप हो गई। शहर के कई सीएनजी पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। इससे ऑटो, टैक्सी और कुछ बस सेवाएं भी प्रभावित हुई। मुंबई की ज़्यादातर ऑटो और टैक्सियां, जिनमें ओला, उबर की टैक्सियां भी शामिल हैं, सीएनजी पर ही चलती हैं। पाइपलाइन में हुए क्षति के कारण शहर में पीक आवर में यातायात में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये क्षति गेल की मुख्य गैस पाइपलाइन में हुई, जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स परिसर के भीतर स्थित है। इससे महानगर गैस लिमिटेड के वडाला स्थित सिटी गेट स्टेशंस में गैस की सप्लाई प्रभावित हुई। कम दबाव के कारण मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के कई सीएनजी पंप बंद या सीमित क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। पाइपलाइन की मरम्मत तेजी से की जा रही है। मुंबई में कल से सीएनजी का जो सप्लाई है वो बाधित हो चुका। दरअसल वडाला स्थित जो मुख्य पाइपलाइन है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी थी, जिसके कारण मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई जैसे इलाके हैं वहाँ पर जो सप्लाई है वो भारी मात्रा में बाधित हो चुका था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फिलहाल तारदेव में हूँ, मुंबई के तारदेव इलाके में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 से 3 किलोमीटर की जो कतार। शाहरुख खान दुबई में एक खास पहचाना नाम है, और लेकिन अब उनके नाम से दुबई की एक बिल्डिंग को भी पहचान मिलने जा रही है। दुबई की रियल एस्टेट कंपनी डेन्यूड प्रॉपर्टीज ने दुबई की शेख जायद रोड पर कमर्शियल बिल्डिंग लॉन्च की है, जिसका नाम रखा है शाहरुख। इस बिल्डिंग की लॉन्चिंग शो मुंबई में रखी गई, जिसमें किंग खान खुद मौजूद थे। साथ ही ये डेन्यूब ग्रुप के चेयरमैन रिजवान साजन। दुबई के प्राइम इलाके में बन रही इस बिल्डिंग में 40 से ज़्यादा हाई एंड एमिनिटीज़ होंगी। इनमें स्काई पूल, एक्सक्लूसिव बिजनेस लाउंज, एयर टैक्सी, मोबिलिटी के लिए फ्यूचर रेडी हेलीपैड और हाईटेक ऑफिस स्पेसेस शामिल हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तुरंत हाजिर होंगे। खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया है और पहली बार ईपीएफओ ने भी स्टॉल लगाया है। यहाँ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए खास सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने स्टॉल का उद्घाटन किया। ईपीएफओ से जुड़े कौन से काम आप ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, बता रही हैं दीपाली नंदा। राष्ट्रीय व्यापार मेला में पहली बार ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया है। लेबर मंत्रालय के अधीन ये पूरा डिपार्टमेंट आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं उसी जगह मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर कियोस्क लगाए गए हैं, डिजिटल डेस्क बनाए गए हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयज या फिर कोई एम्प्लॉयर आकर अपनी समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट पा सकता है। किस तरह की समस्या
समस्याएं यहाँ पर सुलझाई जाएंगी, इस पर बात करने के लिए अब बात करते हैं। मेरे साथ हैं CPFC रमेश कृष्णमूर्ति जी। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सर, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आपकी एंट्री हुई है, क्या सर्विसेज है फॉर द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स जो यहाँ पर मिलेंगी? दिस इज द फर्स्ट टाइम EPFO अभी यहाँ पे पवेलियन लगाई है। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने हम करीब आ पाएं अपने मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स के सामने आ पाएं, उतना बेहतरीन हमारा सर्विसेज भी होगा। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ 5 काउंटर्स लगाए हुए हैं मेंबर्स के लिए। ई सर्विसेज, अगर क्लेम फाइलिंग में कोई दिक्कत हो तो फिर दे कैन अप्रोच। सिमिलरली PM विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में कोई एम्प्लॉय जानना चाहता हो तो उसके लिए एक काउंटर लगाया हुआ है। पेंशनर्स के लिए हमने एक खास काउंटर लगाया हुआ है। DLC अगर पेंडिंग है किसी का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल इंक्वायरी और एम्प्लॉयर्स के अलग काउंटर है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं ट्रेड फेयर में, वो सारे हमारे सर्विसेज का लाभ उठाएं और उससे हमारा रीच जो है टू मेंबर्स ऑल्सो विल इंक्रीज। हम ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो, तो उसके लिए हम लोग पूरा सर्विसेज के लिए वी आर ऑल रेडी टू ऑफर आवर सर्विसेज टू आवर मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खादी पवेलियन ने लोगों का खासा ध्यान खींचा है। यहाँ कश्मीरी प्रिंट से लेकर मधुबनी प्रिंट और बस्तर की कोशा सिल्क से लेकर आधुनिक फैशन तक खादी के विविध उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। ट्रेड फेयर में खादी पवेलियन की कैसी है धूम, बता रहे हैं रोहन सिंह। महात्मा गांधी का कहना था कि खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं है बल्कि एक विचार है। ट्रेड फेयर के इस खादी पेवेलियन में हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि खादी एक विचार के साथ एक ब्रांड भी बन चुका है। खादी से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट तो यहाँ पे शामिल हैं, लेकिन साथ ही खादी के कपड़े बनते कैसे हैं इसकी पहली जो छवि है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कपास से खादी बनने की ये पूरी प्रक्रिया है। सायरा जी हमारे साथ हैं। सायरा जी, जो बनता कैसे है खादी, लोग ये जानना चाहते हैं। खादी के कपड़े तो हम पहनते हैं, कपास हमारे पास में है। भैया पहले तो कपास ओटेगी, ओट कर फिर धुनी जाएगी, धुन कर फिर अब इसकी पौनी बनकर कटेगी। तो ये फिर आपने बना दिया फिर इसका धागा बनकर जब इसका कपड़ा खादी का बना जाए। बना के दिखाइएगा कि ये जो रुई से धागा कैसे बन रहा है। ये देखिए, अच्छा इसको आप चला रहे हैं। हाँ, और धागा ऐसा बनेगा, इसका फिर कपड़ा बनेगा, इसका कपड़ा बनेगा। तो काफी बारीकी का काम है ये, इतना आसान दिखता है उतना है नहीं ये। आपको इसके जो रुई है, कपास है, इसके पकड़ने का जो तरीका है वो भी काफी खास है, जैसे सायरा जी ने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। और फिर ये जो धागा है ये फिर खादी के वस्त्र का रूप लेता है और लाखों करोड़ों लोगों को स्वावलंबन ये खादी इस वक्त यहाँ दे रहा है। खादी का मतलब स्वावलंबन के साथ फैशन भी है। यहाँ आपको खादी से जुड़े अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आप हाफ जैकेट लेना चाहते हैं, ये सिल्क के प्रोडक्ट हैं, ये वुलन्स हैं, इधर कॉटन आपको दिख जाएगा। और खादी सिर्फ अब ट्रेडिशनल परिधानों से हटकर अब आप अगर शर्ट खरीदना चाहें तो आपको ये सारे कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये खादी के शर्ट्स का कलेक्शन है। ये रेडीमेड शर्ट्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल तो होते ही हैं और जो सोर्स किए जाते हैं ये तो इससे जो लोगों को रोजगार मिलता है और साथ ही जो स्वावलंबन की जो पूरी धारणा है वो इससे मजबूत होती है। तो अगर आप खादी से जुड़ी चीज़ें चाहते हैं, एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई चीज़ें, तो यहाँ पे ट्रेड फेयर में ज़रूर आएँ क्योंकि खादी का बहुत बड़ा कलेक्शन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। रोहन सिंह, दिल्ली। आमतौर पर सर्दी का मौसम शुरू होते ही सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार दाम घटना तो छोड़िए उल्टा बढ़े हुए हैं। क्या है इसकी वजह और कब तक सब्जियों के दाम ऊंचे रह सकते हैं, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। हरी सब्जियां बाजार की रौनक तो बढ़ा रही हैं, लेकिन दाम बढ़े हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले आलू, गोभी, टमाटर, धनिया, ग्वार समेत हर चीज 30 से 50% तक महंगी है। अमूमन 30 से 50 रुपए किलो वाली सब्जियां 60 से लेकर 130 रुपए में मिल रही हैं। ये सर्दियाँ शुरू हो गई है, अभी सब्जियों के दाम काफी कम होने चाहिए, लेकिन सब्जियों के दाम बिल्कुल कम नहीं हुए। लेकिन लेना तो पड़ेगा ही, खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। असल में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बिन मौसम बारिश हुई और सब्जियों की तैयार फसल बर्बाद हो गई। अब नई फसल आने में समय लगेगा। इसका फायदा रिटेलर अभी खूब उठा रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि ये परिस्थिति दिसंबर तक बनी रहेगी।
अभी जो लास्ट टाइम बरसात हुई उसके हिसाब से अभी प्रोडक्शन कम आ रहा है, इसके हिसाब से अभी भाव बहुत ज़्यादा है और ये लगभग 1 महीने में उसका नॉर्मल रेट हो जाएगा। किसान को दाम नहीं मिल रहे, लेकिन रिटेल मार्केट या ठेले पर दाम में अभी तो आग लगी हुई है। सूखे या बिन मौसम बारिश के कारण ज्यादातर होलसेलर या तो रिटेलर इसका गैर फायदा उठाते हैं। अगर इस पर नियंत्रण हो जाता है तो न केवल आम लोगों को फायदा होगा, लेकिन किसानों को भी अच्छे खासे दाम मिलने लगेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। नीतीश कुमार 20 नवंबर गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। न्यूज 18 इंडिया के मुताबिक नीतीश कैबिनेट के संभावित मंत्रियों की सूची भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में विधानसभा 19 तारीख को भंग करने की मांग की है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतनराम मांझी ने 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बिहार में महिला और युवा के MY फैक्टर ने एनडीए के पक्ष में काम किया। सर, बिहार में आप लोगों ने जबरदस्त जीत हासिल की है, अब सत्ता फॉर्मेशन की बात है, किस तरह का वहाँ पे इक्वेशन रहेगा, किस तरह की बातचीत चल रही है? वो इक्वेशन और ये सब का वहाँ चर्चा नहीं है। सब जैसे पहले था उसी तरह से यथावत रहने की बात आ रही है। 20 तारीख को प्रधानमंत्री जाएंगे, वोट होगा। अगर थोड़ा मैंने आगे पीछे है भी तो कोई बिक्री नहीं है, सब आपस में मेल जोल से वहाँ काम होगा और सरकार 5 साल चले, डबल इंजन की सरकार बिहार में चले। पूर्वोदय की कल्पना जो प्रधानमंत्री का है उसके आलोक में वहाँ पर अधिक से अधिक फंड मिलते रहे ताकि 5 साल में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाए। ये सोच करके बिहार वासियों ने वहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया है। क्या समीकरण सर हो सकता है और क्या फैक्टर है जो आपके फेवर में काम किया है, एनडीए के फेवर में काम किया है? और जो एकदम महिला और युवा हमारी समीकरण वहाँ काम किया है। हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने डे 1 से काम किया है। आज बच्चियां पढ़ रही है, आज उनको त्रिस्तरीय पंचायतों में और निकायों में उन लोगों को आरक्षण मिला है। आज पुलिस में हमारी बच्चियां बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा बहाल है, काम कर रही है। और वहाँ देखा गया होगा कि 6,000 रुपया लोगों को 10,000 रुपया दिया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप कायम करने के लिए। बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी को आई हैं, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। ऐसे में क्या होगा बिहार की नई सरकार का स्वरूप? आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। एनडीए का बिहार कैसी होगी सरकार? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 में से 2 मामलों में, हत्या के लिए उकसाने के मामले में और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी है, जबकि बाकी मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। अदालत ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है और फांसी की सजा सुनाई है। सऊदी अरब के मदीना में एक सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई है। मक्का से मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर जिंदा बचा है। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास पीड़ित परिवारों की मदद में जुटा हुआ है। वहीं हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप भी जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।